हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा गर्ग। आज सार्थक कहानियों में लेकर आई हूँ विजेता कहानियों की श्रृंखला से रेणु गुप्ता जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है जिद। कुशा, मेरा वक्त आ गया है, मैं अब नहीं बचूंगा। महुआ और मेरे बीच कुछ नहीं था, बस हम अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त। मेरा यकीन करो, मरते वक्त तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। विभू के इन शब्दों ने कुशा के जेहन में विचारों का प्रचंड झंझावात ला दिया। उनके शब्द मानो हथौड़े की मानिंद उसके अंतः स्थल पर प्रहार कर रहे थे। वह मर्मांतक पीड़ा से तड़प उठी। तो विभू निर्दोष थे। महुआ के साथ उनका कोई चक्कर नहीं था। उफ, वो ये क्या कर बैठी। मात्र एक गलतफहमी के चलते उसने अपना सोने सा सुखी घोंसला उजाड़ डाला। उसकी पीड़ा का और छोर नहीं था, दम घुटने लगा था उसका। मन का संताप आंखों की राह बरसने लगा और वह सुबक उठी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। वह सोच रही थी, यह उसने क्या कर डाला। रोते रोते कब बीते दिन उसके मन प्राणों पर दस्तक दे उठे, उसे भान न हुआ। विभू से विवाह बंधन में बंध वह मानो सातवें आसमान में पहुंच गई थी। विभू थे भी तो हर मायने में एक ड्रीम हस्बैंड। आईआईटी में लेक्चरर 6 फुटिया विभू बेहद हैंडसम थे। उसकी सहेलियां उसकी किस्मत से रश्क करती, उसे छेड़ा करती। तू तो गई काम से, इतने डैशिंग हस्बैंड के सामने तू हमें क्या याद रखेगी। उसे स्वयं भी अपनी किस्मत पर अचरज होता। कहाँ वह और कहाँ विभू। वह एक नितांत औसत नयन नक्श वाली बेहद सामान्य दर्जे के व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उसकी और विभू की अरेंज्ड मैरिज थी। वह कितनी ही बार सोचा करती, विभू ने उसमें क्या देखा जो उसे पसंद कर लिया। आईआईटी में लेक्चरर होने के साथ साथ वह एक बहुत अच्छे कवि भी थे। अंग्रेजी में इतनी भावुक कविताएं लिखा करते कि पढ़ने वाला उनकी भावपूर्ण खूबसूरती में डूब सा जाता। वह स्वयं अंग्रेजी साहित्य में एमए, एमफिल एवं पीएचडी थी। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। उसे लगता विभू ने उसके व्यक्तित्व पर नहीं, वरन उसकी डिग्रियों पर रीछ कर उससे शादी की हामी भरी थी। विवाह के बाद लगभग 12 वर्ष एक खुशनुमा सपने की मानिंद बीते। विभू हर मायने में एक ड्रीम हस्बैंड साबित हुए। बेहद केयरिंग, जिम्मेदार, कर्मठ और भावुक स्वभाव था उनका। सो उनसे विवाह कर कुशा बेहद खुश थी। समय के साथ 2 प्यारे बच्चे उसके गोद में आए। यूनिवर्सिटी, घर, गृहस्थी, बच्चे और सर्वोपरि विभू। उसकी दुनिया बस इनमें सिमट कर रह गई। उस वर्ष उन्होंने अपने विवाह की 12वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम से मनाई कि तभी उसके हंसते खिलखिलाते जीवन में एक प्रचंड सुनामी आई, जिसने उसकी खुशियों को तहस नहस कर डाला। उस सुनामी का नाम था महुआ। वह विभू के साथ ही आईआईटी में लेक्चरर थी। खिलती कली से उसके शौक सौंदर्य पर बरबस सबकी नजरें ठिठक कर रह जाती। इतने बरसों बाद उसे आज भी अच्छी तरह से याद है। महुआ से उसकी पहली मुलाकात आईआईटी के वार्षिक समारोह में हुई थी। उस दिन विभू ने ही उसका परिचय उससे कराया था। कुशा, यह महुआ हैं, मेरे ही डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं। इन्होंने अभी हाल में ही ज्वाइन किया है। विभू स्वभाव से बेहद बातूनी और चुलबुले थे। बात बात पर हंसी मजाक की फुलझड़ियां छोड़ते रहते। सामने वाले को अपने परिहासी स्वभाव से बांधे रखते। उसकी तुलना में वह अपेक्षाकृत बेहद शांत और तनिक मितभाषी थी। अपने 12 वर्षों के वैवाहिक जीवन में विभू ने उसे कभी किसी बात पर शिकायत का मौका नहीं दिया। वह हंसमुख अवश्य थे, लेकिन छिछले कतई नहीं थे।
उनकी प्रकृति में एक संजीदा गहराई थी। उन्हें महिलाओं युवतियों से भी बातें करने में बेहद मजा आता, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी युवती के साथ अपनी स्वयं द्वारा तय की गई मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कभी नहीं लांघी। उनके साथ सदैव शिष्टता के दायरे में बंधकर ही वार्तालाप करते, उनके साथ हंसते बतियाते, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग भी अपनी जद में रहकर करते। उस दिन वार्षिक समारोह में कुशा उन दोनों के साथ ही IIT के ऑडिटोरियम में बैठी। विभू महुआ और कुशा के बीच में बैठे थे और महुआ से अनवरत बातचीत कर रहे थे। वह महुआ की कोई बात नहीं सुन पा रही थी। हाँ, विभू की बातचीत अवश्य सुन पा रही थी। परस्पर बातचीत करते वह और महुआ दोनों कितनी बार उन्मुक्त भाव से हंसे थे। उस दिन अनायास वह विभू और महुआ को यूं हंसते देख खींच उठी। मन में एक विचार कौंधा, विभू कहीं उसके बहुत करीब तो नहीं आते जा रहे। 1 दशक से अधिक की शादीशुदा जिंदगी में उसे आज तक किसी युवती को लेकर असुरक्षा के भाव का एहसास नहीं हुआ था, तो फिर आज क्यों? यह सोचकर उसने ख्याल सायास जेहन से परे झटक दिया। तभी विभू की आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ महुआ, वाइवा एग्जाम का शेड्यूल बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। भूल मत जाइएगा, आजकल आप हर बात बहुत भूलने लगी हैं। ठीक है। और फिर विभू उसकी किसी बात पर ठहाका मारकर हंस दिए। महुआ ने क्या कहा उसे सुनाई नहीं दिया। विभू का अट्टहास सुन उसके मन में जाने क्या दरक सा गया। मन में अजीब से संशय का कांटा चुभने लगा। क्या वह कॉलेज में भी उसके साथ इतना हंसते बोलते होंगे? उस दिन वाइवा के शेड्यूल के सिलसिले में विभू ने महुआ से कई बार बातचीत की और हर बार विभू ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में उससे बातें की। कुशा के संदेह की चुभन बढ़ती ही गई और उस दिन वह उन दोनों को लेकर एक अबूझ बेचैनी के मकड़ जाल में फड़फड़ाती रही। विभू नहाने गए हुए थे। तभी न जाने किस अज्ञात प्रेरणावश कुशा ने विभू का मोबाइल उठाया और उनका व्हाट्सएप चेक किया। उसने देखा महुआ को उन्होंने अपनी लगभग सारी कविताएं भेजी हुई थी। तनिक तेज होती धड़कनों के साथ उसने व्हाट्सएप पर विभू और महुआ के सारे मैसेजेस पढ़ डाले। विभू ने अपनी अमूमन हर कविता महुआ को भेजी हुई थी। महुआ ने विभू की हर कविता पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया भेजी थी। एक नज़र में उसे उसके मैसेजेस में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, लेकिन इतना वह जान चुकी थी कि विभू और उसमें बेहद गहरी दोस्ती है। उसकी चैटिंग में कुछ भी गलत न पाकर भी कुशा पूरे दिन न जाने क्यों विभू और महुआ के संबंध को लेकर एक अबूझ बेचैनी के आलम में रही। उसकी लॉजिक उससे कहती उन दोनों के बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो वह खामखा क्यों तनाव ले रही है। दूसरी ओर उसका सिक्स्थ सेंस उसे उन दोनों को लेकर असहज बना रहा था। उसके दिन यूनिवर्सिटी, घर और बच्चों के मध्य रोजमर्रा की आपाधापी में बीत रहे थे। उसने गौर किया, कई दिनों से उसने विभू को महुआ से बातचीत करते नहीं सुना था। उस दिन कुशा के घर विभू की एक घनिष्ठ प्रौढ़ा सहकर्मी आशिमा जी रात के खाने पर आई हुई थी। कुशा विभू और आशिमा जी को थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में छोड़ रसोई में गई ही थी कि पीछे पीछे आशिमा जी आ गईं। उन्होंने कुशा से कहा, कुशा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आजकल विभू और महुआ में कुछ ज़्यादा ही छन रही है। यूनिवर्सिटी में दोनों हरदम साथ साथ रहते हैं। विभू उसे अपनी कविताएं सुनाते नहीं थकते। जरा इन पर नज़र रखना, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें आगाह कर रही हूँ। आशिमा जी की यह बात सुनकर कुशा को लगा मानो उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसके मन में इतने दिनों से भूले बिसरे संदेह के कांटे ने जैसे नागफनी का झाड़ बन उसके सर्वांग को घेर लिया। आशिमा जी के जाने के बाद वह पूरी रात एक अबूझ बेचैनी से ग्रस्त रही। ऊपर से वह सामान्य थी, लेकिन अंतर मन में मानो ज्वालामुखी धधक रहा था। संयोग से अगले दिन महुआ का जन्मदिन था और उस मौके पर महुआ ने अपने घर पर एक गेट टुगेदर रखा। विभू ने कुशा से कहा, आज महुआ का जन्मदिन है, बाजार से उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आना।
इसके साथ ही कुशा के मन में छुपी शक की आग धधक उठी और बेहद कड़वे स्वरों में उसने पति पर आक्रमण कर दिया। मुझे नहीं जाना उस चुड़ैल के घर, तुम ही चले जाओ। तुम्हारी ही सगी है वह, गिफ्ट भी तुम ही खरीद लाना उसके लिए। पत्नी के इस अनपेक्षित निराधार आरोप से विभू तिल मिलाकर रह गए। कुछ सोचकर उन्होंने बेहद संयत स्वरों में उससे कहा, कुशा, यह तुम क्या कह रही हो? वह तो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, इससे अधिक कुछ नहीं। बस तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? हाँ, कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी फ्रेंड है वह तुम्हारी, तभी तो व्हाट्सएप पर उसे अपनी हर कविता भेजते हो। तुमने मेरा व्हाट्सएप चेक किया? यह तो बहुत गलत बात है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? इतने सालों में मैंने तुम्हें किसी को भी लेकर कभी डाउट का कोई मौका दिया क्या? इतने सालों में तो कोई मौका नहीं दिया, लेकिन अब तो दे रहे हो ना। क्या जरूरत है उसे अपनी हर कविता भेजने की? इधर कई दिनों से तुम मुझे भी अपनी कविता नहीं दिखा रहे। अब आखिर जरूरत भी क्या है? वह चुड़ैल जो मिल गई है तुम्हें, अब तो वही तुम्हारी सगी है। मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? अतीव क्रोध से बिफरते हुए कुशा बोली। देखो, पहले तो तुम उसे चुड़ैल बुलाना बंद करो। वह एक बेहद समझदार और सेंसिबल लड़की है। मेरा विश्वास करो कुशा, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा उसे चुड़ैल बुलाना भी सहन नहीं हो रहा? एक शादीशुदा इंसान के साथ हर समय मैसेजिंग करना कौन सी समझदारी है? मुझे जरा यह तो बताना। तुम्हारे रोमांटिक कविताओं पर इतनी बेबाकी से चर्चा करना कौन सी अक्लमंदी है? जरा बताना। ओह, कम ऑन कुशा, वी आर मैच्योर एडल्ट्स। मैंने उसे कविताएं भेजी और उसने उन पर कमेंट दिए, तो इसमें ऐसा क्या गजब हो गया? तुम बेबात तूफान मचा रही हो। चलो मुंह धो लो और बाजार से उसके लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट ले आओ। मैं ना बाजार जा रही, ना उसके लिए गिफ्ट ला रही, न ही मैं उसकी पार्टी में जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। बस तुम्हारी चहेती है, तुम ही जाओ उसकी पार्टी में। यह क्या बच्चों सी बातें कर रही हो कुशा? शाम को तो उसके घर जाना पड़ेगा ना। आखिर मेरे कलीग है वह। डिपार्टमेंट के सभी लोग अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ वहां आएंगे। मैं तो उस जैसी चीप औरत की चौखट पर पांव तक नहीं रखूंगी जो इतने बेशर्मी से गैर मर्द के साथ चैटिंग करती हो। कुशा, जुबान संभाल कर बात करो। वह शरीफ घर की भली औरत है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उस पर ऐसी बेसलेस तोहमत लगाओ। इस पर कुशा बुरी तरह से रोने लगी और चिल्लाई, अब उसकी वजह से मुझे जुबान संभाल कर बात करनी होगी? ओह सॉरी, सॉरी कुशा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। प्लीज कुशा, कम टू सेंसेस। उठो, मुंह धो और बाजार जाकर उसके लिए कोई गिफ्ट ले आओ। मैंने कह दिया ना, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम बेशक जाओ। उफ, यू आर इम्पॉसिबल। कहते हुए विभू वहां से उठ गए और थोड़ी देर में घर से निकल गए। वह लौटे तो उनके हाथों में कुछ किताबों का पैकेट था, गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ। पूरी दोपहर उसने झींकते बिसुरते मन ही मन कुढ़ते हुए बिताई। मन में रह रह कर बस एक ही ख्याल उमड़ घुमड़ रहा था, व्हाट्सएप पर जब यह औरत विभू से इतनी खुली हुई है तो वास्तविक जिंदगी में न जाने कितनी फ्री होगी। महुआ को लेकर विभू के उसकी हिमायत करने से कुशा बहुत आहत थी। उसे आज तक याद है, विभू ने इस पूरे प्रकरण में बेहद समझदारी भरा रवैया रखा था। शाम को वह पलंग पर लेटी लेटी उन दोनों के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने उसे जगाते हुए बेहद मृदु स्वर में उससे कहा, कुशा प्लीज उठ जाओ, मैंने चाय बना ली है, आ जाओ चाय पी लो। फिर शाम को महुआ के यहाँ चलना भी तो है ना। मुझे तुम्हारी उस चहेती के यहाँ हरगिज हरगिज नहीं जाना। अगर तुम्हें यह बात खत्म करनी हो तो मुझसे वादा करो, तुम उस औरत के यहाँ आज नहीं जाओगे। आज ही नहीं, भविष्य में भी कभी तुम उसकी चौखट पर पैर नहीं रखोगे, उसे अपनी कविताएं भी नहीं भेजोगे। यह क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम? मैं क्यों नहीं जाऊं उसके घर? मैं बिल्कुल जाऊंगा। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। मुझे रोक सको तो रोक लो। उसे कविताएं भी भेजूंगा।
वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम्हारी इन बेवकूफ़ी भरी बातों से मैं उससे दोस्ती तोड़ दूं? नामुमकिन, जाहिल औरत। इस बार विभू ने अदम्य आवेश में चिल्लाते हुए उससे कहा। फिर थोड़ी देर में वह तैयार हो महुआ के गिफ्ट का पुलिंदा उठाए घर से निकल गए। विभू के यूं उसकी उपेक्षा कर उसके घर जाने से कुशा बेहद मर्माहत थी। उसे यह बात खाए जा रही थी कि पत्नी होने के बावजूद वह विभू को उसके घर जाने से नहीं रोक पाई। उसे विभू पर अदम्य क्रोध आ रहा था। रह रह कर एक जिद सवार हो रही थी उस पर। अगर विभू उसकी परवाह नहीं करते तो वह ही क्यों रहे विभू के घर में? विभू की उपेक्षा का कांटा उसके हृदय में शिद्दत से चुभ रहा था और अतीव गुस्से में उसने एक निर्णय लिया। वह अपने ही घर में रहने वाले अपने माता पिता के घर चली जाएगी। यह सोचकर उसने अपने बेटे बेटी कन्नन और कन्नू को आवाज दी, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, नानी के घर चलना है। इस पर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला उसका बेटा बोला, मम्मा मेरा कल मंथली टेस्ट है, मैं आज नहीं जा सकता, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। मम्मा मेरा भी कल मंथली टेस्ट है, मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती, आप चली जाओ नानी के यहाँ। उसकी 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी कन्नू ने उससे कहा। उस वक्त उसे बच्चों की भी चिंता न रही। गुस्से की आग में जलते हुए उसने एक सूटकेस में कपड़े पैक किए और माँ के घर की ओर चल पड़ी। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे बस यही सोच व्यथित कर रही थी कि हर बात मानने वाले विभू ने इस बार उससे ज्यादा एक पराई औरत को अहमियत दी, झूठे को भी उसका मान नहीं रखा। मायके पहुंचकर उसकी माँ ने उसकी रोने से सूजी हुई आंखें देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रही हो? विभू से झगड़ा हुआ? तुम दोनों ही इतने समझदार हो, फिर क्या बात हो गई? हमें बताओ तो हम इस समस्या का तोड़ निकालें। उसने माता पिता को महुआ के बारे में, विभू की उससे चैटिंग के बारे में रोते रोते सब कुछ बता दिया। उसके माता पिता को भी दामाद का उसकी तुलना में एक बाहरी औरत की हिमायत करना अखरा। लेकिन फिर भी माँ ने बेहद समझदारी दिखाते हुए उससे कहा, बेटा जब महुआ के साथ उसकी चैटिंग में तुझे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला तो तुम उस पर फिजूल में डाउट कर रही हो। यूं बिना बात शक करना ठीक नहीं बेटा। शक सुबह की आंच में हंसते खेलते परिवार देखते देखते तबाह हो जाते हैं। माँ, एक पत्नी के तौर पर अगर मैं उन्हें किसी से दोस्ती पर आपत्ति जताती हूँ तो क्या उन्हें मेरे ऐतराज को महत्व नहीं देना चाहिए? विभू जब तक उस औरत से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, पति पत्नी के बीच जिद नहीं आनी चाहिए। अभी तुम कुछ दिन यहाँ रहो। तुम्हारे यहाँ रहने से विभू भी शायद इस मसले पर थोड़ी गंभीरता से सोचे और तुम्हारा भी गुस्सा शांत हो जाएगा। पापा, विभू की इस बात से मैं बेहद हर्ट महसूस कर रही हूँ। वह मेरी खातिर एक फ्रेंड को नहीं छोड़ सकते तो मैं उनसे जिंदगी भर साथ निभाने की क्या उम्मीद रखूं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। चलो देखते हैं। कुशा को माँ पापा के घर अकेले रहते हुए लगभग 20 दिन होने को आए। बच्चे अगले ही दिन स्कूल की वजह से घर चले गए थे। कुशा का विभू के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने एक बार भी उससे फोन पर बात नहीं की थी। बस कन्नू और कन्नन के फोन आते रहते थे। माँ पापा के घर आए उसे करीब 20 दिन हो चले थे। उस दिन कुशा यूं ही अन्यमनस्क सी बैठी हुई थी। उसके पापा ने उससे कहा, बेटा अब तो अपनी घर गृहस्थी की सुध लो। तुम्हें अपनी गृहस्थी छोड़े इतने दिन हो गए, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। पापा, इस बार मुझे जिद आई हुई है। जब तक वह मुझे माफी मांगकर यहाँ से नहीं ले जाएंगे मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से हेकड़ी दिखाते हैं। इस पर उसके पापा बोले, बेटा विभू भी अपनी जगह पर सही है। वह सोचता है उसने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की? यूं जिद करना सही नहीं बेटा। चलो मैं उसे फोन करता हूँ। बहुत दिन हो गए वह घर भी नहीं आया। वह आ भी जाएगा और तुम्हें भी ले जाएगा। हाँ, माफी वाफी की बात मत करना। तुम खुद कह रही हो उन दोनों की सेटिंग में तुम्हें कोई गलत बात नजर नहीं आई, तो फिर माफी की बात करना ठीक नहीं रहेगा। पापा ने तभी विभू से बात की
और घर आकर कुशा को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, जिसके उत्तर में विभू ने एक बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया। वह मुझसे बिना किसी बात के झगड़कर खुद घर छोड़कर गई है तो उसे घर भी खुद लौट कर आना चाहिए। मैं फिर कभी आ जाऊंगा, हाँ, उसे लेने हरगिज नहीं आऊंगा। वह खुद आएगी तो मैं उससे कुछ भी नहीं कहूंगा। उसका अपना घर है, आए और पूरे मान से रहे, लेकिन मैं उसे लेने नहीं आऊंगा, यह निश्चित है। सॉरी पापा। दामाद की ये दो टूक बातें सुन कुशा के माँ पापा चिंतित हो गए। पापा ने कुशा से कहा, कुशा बेटा, यूं छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं आया जाता। यह जिंदगी शतरंज की बिसात से कम नहीं होती बेटा। एक गलत चाल और पूरी जिंदगी के लिए मात मिल जाती है। तू इधर जिद कर रही है कि वह लेने आए और वह कह रहा है खुद गई है तो खुद लौट कर आए। कहीं इस जिद में तुम्हारी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद न हो जाए। चल अपना सूटकेस पैक कर ले, मैं तुझे घर छोड़कर आता हूँ, पापा ने उससे कहा। नहीं पापा, मैं हरगिज हरगिज घर नहीं जाऊंगी। विभू ने मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानी तो मैं उनके पास किस भरोसे पर लौट कर जाऊं? अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी उनकी फिक्र नहीं। हाँ, अगर मैं आप लोगों पर भारी पड़ रही हूँ तो मैं अपने रहने का कहीं अलग इंतजाम कर लेती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर माँ पापा से कुछ बोलते नहीं बना और वह होंठ सीकर रह गए। कुछ दिनों बाद माँ पापा ने कई बार विभू से कुशा को अपने साथ लिवा ले जाने के लिए कहा, लेकिन हर बार विभू का एक ही जवाब होता, वह खुद घर छोड़कर गई है तो खुद लौटकर भी आए। एक हंसता खेलता रिश्ता बेवजह जिद की भेंट चढ़ गया। कुशा विभू के अपनी बात को मान न देने की वजह से व्यथित थी तो विभू पत्नी के निरर्थक आक्षेप से आहत थे। उनका और महुआ का रिश्ता विशुद्ध मैत्री के धरातल पर बना हुआ था, जिसमें दोस्ती के अतिरिक्त रत्ती भर भी कुछ गलत भावना नहीं थी। उन्हें लगता पत्नी ने बेवजह उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। वक्त का प्रवाह कब किसके रोके रुका है। देखते देखते कई वर्ष गुजर गए। कुशा माता पिता के लाख समझाने पर भी लौटकर अपने आप पति के घर वापस नहीं गई, न ही विभू अपनी रूठी हुई सहचरी को मनाने ससुराल आए। दोनों ही अपने अहम के चलते अकेले जिंदगी काट रहे थे। उनके दोनों बच्चों कन्नन और कन्नू ने लाख कोशिशें की रूठी हुई माँ को वापस घर ले जाने की, लेकिन उसका स्वाभिमान हर बार आड़े आ जाता और वह बच्चों को बहला फुसलाकर वापस घर भेज देती। कुशा के माता पिता के घर उसके भाई और भाभी भी थे। कुशा ने बच्चों से कई बार कहा कि वह उसके नाना नानी के दोनों उसके पास नाना नानी के घर में रहें, लेकिन बड़े होते बच्चों को नाना नानी के घर में हमेशा के लिए आकर रहने में बेहद अड़चन महसूस होती। पिता के घर में सभी सुविधाएं थी, दोनों के अलग अलग कमरे थे, घर में दादी थी जिन्होंने कुशा के जाने के बाद घर की व्यवस्था सक्षमता से संभाल ली थी। दोनों बच्चे दादी के लाडले थे। फिर अपने घर के सामने उन्हें नाना नानी का अपने से अपेक्षाकृत छोटा घर बेहद असुविधाजनक लगता। हर शनिवार की शाम वे दोनों माँ के पास आते, लेकिन वहां आकर अपने घर जैसे आराम और स्वतंत्रता को तरसते। ऊपर से मामी के रोबीले स्वभाव से सहमे सहमे रहते, इसलिए माँ के पास कभी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। उन्हें अपना घर ही अपना लगता। नाना नानी का घर नाना नानी और माँ के असीम लाड़ दुलार के बावजूद मामी की वजह से पराया ही लगता। वक्त के साथ उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए। कन्नू और कन्नन दोनों ने इंजीनियरिंग का कैरियर चुना। कन्नू हैदराबाद के एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने चली गई। इधर कन्नन को भी अहमदाबाद के IIT में प्रवेश मिल गया। विभू और कुशा रिटायर हो गए। दोनों बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। दोनों प्रतिष्ठित MNC में नौकरी में लग गए। दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी में रम गए। तभी दादी की मृत्यु भी हो गई। कुशा सास के मरने पर भी अपने घर नहीं गई, जिसने उसके पाँव में बेड़ियां डाली हुई थी। बहरहाल उसके माता पिता अवश्य विभू के घर मातमपुरसी के लिए पहुंचे। तभी कुशा के पिता का देहांत हो गया। विभू
श्वशुर की मौत पर भी कुशा के घर नहीं आए। पिता के देहांत के उपरांत धीरे धीरे घर में कुशा की स्थिति वह नहीं रही जो कि पिता के सामने थी। रिश्तों के समीकरण बदलने लगे थे। पिता के सामने जहां कुशा पूरे घर में ठसके से रहती, वहां पिता के गुजर जाने के बाद अपने भाभी के व्यवहार से असहज महसूस करने लगी। उसे लगता भाई के घर वह अनचाहा बोझ है। भाई के व्यवहार में भी फर्क आने लगा। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी के एक निस्संतान रिटायर्ड सहकर्मी अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी विशाल कोठी बेचकर एक 5 सितारा सुविधा वाले ओल्ड एज होम में रहने चली गई। अपने समवयस्कों के साथ सभी सुविधाओं के साथ हंसी खुशी अपनी बाकी बची जिंदगी बिताने के उद्देश्य से कुशा ने भी वहां अपनी बुकिंग करवा ली। भतीजे के विवाह के उपरांत वह भी वहां शिफ्ट हो गई। कुशा को ओल्ड एज होम में आए लगभग 1 वर्ष हो चला था। बच्चे छुट्टियों में जब भी घर आते उससे मिलने ओल्ड एज होम जरूर आते। उन्हीं दिनों देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा था। कन्नन और कन्नू दोनों अपने घर आए हुए थे। घर से ही अपनी अपनी नौकरी का काम कर रहे थे। तभी एक दिन विभू को बेहद भयंकर हार्ट अटैक आया। कन्नन और कन्नू उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक बताई। दोनों बच्चों और माता पिता के बहुत इसरार करने पर कुशा विभू को देखने अस्पताल पहुंची। विभू आईसीयू में थे। कुशा उनके पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी कि तभी विभू की क्षीण पुकार से कुशा पुराने दिनों की यादों की कैद से वर्तमान में वापस आई। विभू कराहते हुए से कह रहे थे, कुशा तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? प्लीज कुशा, मेरा यकीन करो, मैं निर्दोष हूँ। विभू के इन शब्दों ने एक बार फिर से कुशा के जेहन में विचारों का प्रचंड तूफान ला दिया। मन में विभू के प्रति जमा गुस्सा कतरा कतरा पिघलने लगा। वहीं दूसरी ओर बरसों पहले पति को बेवजह अपराधी ठहराए जाने की अपराध भावना ने उसे आकंठ घेर लिया। विभू अपनी बात कहते कहते अचानक अचेत हो गए। उसने विभू को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू के बाहर भेज दिया। विभू की सफाई सुनने के बाद कुशा का सर्वांग पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। विभू के प्रति किए गए अपने अन्याय के एहसास ने उसे अशेष क्षोभ और ग्लानि के महासमंदर में धकेल दिया। उसकी आंखों से अनवरत पछतावे के आंसू बह रहे थे। टूटे हृदय से वह सोच रही थी, काश उसका किया अनकिया हो जाता। वह विभू से अपने अक्षम्य अपराध के लिए माफी मांगने के लिए तड़प उठी, लेकिन वह तो आईसीयू में अचेत आंखें बंद पड़े लेटे हुए थे। उस 1 घंटे में उसने मन ही मन विभू से न जाने कितनी बातें कर ली, न जाने कितने वायदे कर लिए, उसकी कुशलता के लिए न जाने कितनी मनौतियां मांग ली। मन में रह रह कर बस एक ही आशंका उठ रही थी, अगर विभू को कुछ हो गया तो वह कभी अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगी। अपनी शुद्ध मनः स्थिति में वह आईसीयू के करीबी परिचित डॉक्टर के पास पहुंची और उसने विभू के पास बैठने की मन्नतें की। बहुत हील हुज्जत के बाद उसे डॉक्टर से विभू के पास महज आधे घंटे के लिए बैठने की अनुमति मिल गई। विभू का हाथ थामे आंखों से बहते आंसुओं के बीच वह बुदबुदा रही थी, विभू प्लीज आंखें खोलो। मैंने तुम पर बेवजह शक कर तुम्हें बहुत दुख दिया। एक बार कह दो तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज विभू आंखें खोलो। तभी विभू के हाथ में हरकत हुई और कुशा को लगा उसकी उंगलियों की पकड़ उसके हाथ पर तनिक कस गई। वह फुसफुसाई, विभू प्लीज होश में आओ। तुम्हारी कुशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन विभू तो आंखें बंद कर दीन दुनिया से बेखबर अचेत पड़े थे। कुशा बार बार रोती हुई दोहरा रही थी, प्लीज विभू आंखें खोलो। तुम्हारी कुशा तुम्हारे सामने है। एक नई जिंदगी तुम्हारी राह देख रही है। हम फिर से साथ रहेंगे। लेकिन इस सबसे उदासीन विभू यूं लेटे हुए थे मानो बेफिक्री में सो रहे हों। कौन जाने मानिनी प्रिया की आवाज उन तक पहुंच भी रही थी या नहीं। तो ये थी मेरी यानी वर्षा गर्ग की आवाज में
रेणु गुप्ता जी की लिखी हुई कहानी जिद पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।